नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 3 के प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम क्या है हमारा? धातु एवं अधातु। तो अध्याय 3 पाठ का नाम है धातु एवं अधातु। तो इसमें से पहला प्रश्न हम लोग उठाते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो इस प्रश्न में हमको युगल विस्थापन अभिक्रिया बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से चूज करना है कौन सी। तो चलिए, AgCl विलयन एवं कॉपर धातु। बी नंबर है ऑप्शन MgCl2 विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु। सी है FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु। डी AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, है ना। डी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न 2 है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है ना। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो पहला है ग्रीस लगाकर, दूसरा पेंट लगाकर, तीसरा जिंक की परत चढ़ा के, चौथा ये सभी। तो इसका सही जवाब है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाएंगे, है ना। लोहे को जंग से बचाने के लिए ये सभी विधियां उपयुक्त हैं, लेकिन फ्राइंग पैन को लोहे में जंग से बचाने के लिए क्या करेंगे? उसमें हम जिंक की परत चढ़ाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं? यसद लेपन। क्या बोला जाता है? यसद लेपन, है ना। जिंक या जस्ते की परत चढ़ाना लोहे के ऊपर यसद लेपन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 है हमारा, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। वह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है? इस तत्व का नाम हमको बताना है। तो ऑप्शन है हमारे कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन और लोहा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। प्रश्न 4 पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न 4 है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है। खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, ऐसा आखिर क्यों करते हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन है, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है। दूसरा, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। सी नंबर, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। और डी ऑप्शन है, टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। इसीलिए हम लोग खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप करते हैं ना, क्योंकि अगर जिंक का हम लोग लेप करेंगे तो जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है और ये खाद्य पदार्थों से अभिक्रिया कर लेगी, जिसके कारण हमारा भोजन खराब हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। प्रश्न 5 है हमारा, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार और स्विच दिया गया है। तो इसमें से दो क्वेश्चन पूछा है, इनका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं। तो इसका उपयोग करके हम कैसे बताएंगे कि धातुएं एवं अधातुएं अलग अलग, हम इसको उपयोग करके कैसे पहचानेंगे। और बी ऑप्शन पूछ रहा है, धातुओं और अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। सही जवाब होगा, हम दिए गए हथौड़े से दिए हुए नमूनों पर प्रहार करेंगे। अगर वे टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए तो अधातु हैं, और अगर चादर की तरह फैल गए तो धातु हैं। क्योंकि हम लोगों ने धातु एवं अधातुओं का एक गुण पढ़ा हुआ है, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, है ना। अर्थात क्या होता है इसमें, जब हम धातुओं को पीटेंगे तो क्या होगी, चादर की तरह फैल जाएंगी, है ना, पतली चादर की तरह फैल जाएंगी। और जबकि जो अधातु हैं वो, उनमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता और वे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगी। दूसरा, बैटरी, बल्ब, स्विच के तार के माध्यम से श्रेणी क्रम में जोड़कर दोनों नमूनों में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो किसमें प्रवाहित होगी? केवल धातु में। और अगर वो अधातु होगी तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम इनको प्रयोग करके पहचान जाएंगे कि धातुएं हैं अथवा अधातुएं हैं। दूसरा प्रश्न बी नंबर का आंसर हो जाएगा, उपयुक्त परीक्षण एकदम विश्वस्त नहीं है क्योंकि कुछ धातुएं भंगुर होती हैं तथा ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत धारा की सुचालक होती है ना। ये कहना एकदम से उपयुक्त नहीं होगा कि धातुएं जो हैं वो कैसी होती हैं, भंगुर हैं, जबकि अधातुएं कैसी हैं, विद्युत धारा की कुचालक हैं। क्योंकि जैसे ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट है कैसा, ग्रेफाइट तो अधातु है किंतु ये कैसा होता है, विद्युत धारा का सुचालक, जबकि बाकी की सारी अधातुएं कैसी होती हैं, विद्युत धारा की सुचालक, विद्युत धारा की कुचालक होती हैं। केवल ग्रेफाइट इसका क्या है, अपवाद है। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में हमको बताना है। तो उभयधर्मी क्या होते हैं? उभयधर्मी ऐसे ऑक्साइड हैं जिनमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण हों। ठीक है, तो देखते हैं इसका उत्तर। जो ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारकीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, अथवा जो ऑक्साइड अम्लों एवं क्षारों दोनों से अपक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। इसका उदाहरण है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 है ना। और दूसरा उदाहरण जिंक ऑक्साइड, इसमें Al2 और O3 क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहे हैं, जबकि जिंक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, ये उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 7, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती हैं। ठीक है, हमको दो ऐसे धातुओं के नाम बताना है जो तनु अम्ल से क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन को बाहर कर दें, और दो ऐसी धातुओं को बताना है जो ऐसा नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करने वाली धातुएं हैं पहला मैग्नीशियम और दूसरा जिंक। इनकी क्रिया अगर करेंगे तो ये हाइड्रोजन को बाहर कर देंगी। जबकि तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकने वाली धातुओं के उदाहरण हैं कॉपर और सिल्वर। कॉपर और सिल्वर। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 8, किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघटन किसे बनाएंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैथोड। शुद्ध M धातु जो होगी उससे हम कैथोड लेंगे, जबकि जो अशुद्ध M धातु होगी उसे हम एनोड लेंगे। एवं विद्युत अपघट्य के रूप में धातु M के किसी विलय यौगिक का जलीय विलयन ले लेंगे। प्रश्न 9 पूछ रहा है, प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर गर्म किया। संलग्न आकृति के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्रित किया। तो हमारा क्वेश्चन है, गैस की क्रिया क्या होगी? सूखे लिटमस पर और आर्द्र लिटमस पर, इन दोनों पर गैस की क्रिया किस प्रकार की होगी? बी प्रश्न है इसी में, ऊपर की क्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। चलिए इसके उत्तर को हम लोग देख लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, सूखे लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस पर उसकी क्रिया ही नहीं होगी। जबकि दूसरा, आर्द्र नीले लिटमस को लाल कर देती है। आर्द्र नीले लिटमस को लाल कर देती है क्योंकि एकत्रित गैस सल्फर डाइऑक्साइड है जो पानी से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। इसके लिए दूसरा है हमारा समीकरण लिखना है। तो S+O2 सल्फर प्लस ऑक्सीजन मिलकर के SO2 बनाएगा, जबकि SO2 की क्रिया जब H2O के साथ होगी तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 10, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। तो लोहे से जंग को बचाने के दो तरीके हैं। पहला है यसद लेपन। यसद लेपन हमने पहले पढ़ा है ऊपर। लोहे पर जस्ते की अथवा जिंक की परत चढ़ा देने को यसद लेपन कहते हैं। दूसरा क्रोमियम लेपन, तो लोहे पर क्रोमियम की परत चढ़ा देना। ठीक है, इस तरह से हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऑक्सीजन अधातुओं से संयुक्त होकर प्रायः अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, लेकिन कुछ ऑक्साइड उदासीन भी होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जब संयुक्त होगी धातुओं के साथ तो अम्लीय ऑक्साइड मुख्य रूप से बनेगा, लेकिन कभी कभी उदासीन ऑक्साइड भी
बनते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 12। इसमें कुछ हमारे क्वेश्चन है, इनके कारण बताना है। तो प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। ठीक है, इनका आभूषण बनाने में उपयोग किया जाता है, तो क्यों किया जाता है इसका कारण बताना है। दूसरा है सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। सी है एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। डी नंबर है निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो इस सब का हमको कारण बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, क्यों। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा प्लेटिनम, सोना एवं चांदी अत्यंत ही क्षीण क्रियाशील होती हैं तथा इनका संक्षारण नहीं होता, इसीलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्योंकि प्लेटिनम, सोना एवं चांदी ये क्या होती हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील नहीं होती हैं, ये बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं, जिसके कारण इन्हें लंबे समय तक हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा, इनके अभिक्रियाशील न होने की वजह से इनका संक्षारण नहीं होता, अर्थात इनमें जंग नहीं लगता है, इसीलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। दूसरा है हमारा सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर क्यों संग्रहित किया जाता है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा क्योंकि सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम ये तीनों अति क्रियाशील धातुएं हैं, ये बहुत ही ज्यादा क्रियाशील धातुएं हैं और वायुमंडल की आर्द्रता से क्रिया कर लेती हैं, इसीलिए इनको, ताकि ये क्रिया ना करने पाए और सुरक्षित रखने के लिए इनको क्या किया जाता है कि तेल के अंदर संग्रहित कर दिया जाता है, जिससे ये नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में न आने पाए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है, क्यों ऐसा होता है ना। बोल रहा है कि एल्यूमिनियम तो बहुत अभिक्रियाशील है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने में क्यों किया जाता है, क्योंकि खाने को ये खराब कर देगा अगर ये खाने के साथ अभिक्रिया कर लेगा, है ना। तो इसका जवाब हो जाएगा एल्यूमिनियम ऊष्मा की अच्छी चालक है तथा इसका गलनांक उच्च होता है। यह खौलते जल से भी अभिक्रिया नहीं करती तथा हल्के अम्लों से भी नहीं करती। इनकी क्रियाशीलता क्षारों की प्रति अधिक होती है, जो खाना बनाने में प्रयुक्त नहीं होते हैं, इसीलिए अत्यंत अभिक्रियाशील होते हुए भी इनका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में किया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, इसका जवाब हो जाएगा कि एल्यूमिनियम ऊष्मा की अच्छी चालक है ना, इसका उच्च गलनांक भी है, लेकिन ये किससे क्रिया करती है, मुख्य रूप से ये क्षारों से क्रिया करती है, और खाना बनाने में हम क्षारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। क्षार के रूप में हम किसी भी चीज का उपयोग नहीं करते हैं अथवा बहुत कम मात्रा में करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। डी नंबर, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड एस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बोनेट एवं सल्फाइड एस्कों को निष्कर्षण प्रक्रम में ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि ऑक्साइडों का अपचयन करके धातु आसानी से निष्कर्षित की जा सकती हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13। आपने तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है ना। हम सभी ने इसको देखा है अपने अपने घरों में कि तांबे के जो बर्तन है वो खराब हो गए हैं अगर, है ना, वो गंदे हैं, तो उनको अगर ठीक से नहीं साफ हो रहे हैं तो उसमें नींबू का रस या कि इमली का रस लेकर के उससे साफ किया जाता है, और ये बहुत प्रभावी होते हैं, जल्दी साफ हो जाते हैं ना, ऐसा हम सबने देखा होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा तांबे के बर्तनों के ऊपर क्षारकीय ऑक्साइडों की परत जम जाती है ना, जिसके कारण वे मलिन हो जाते हैं। नींबू, इमली या अन्य खट्टे पदार्थों में हल्का सा अम्ल होता है, जो क्षारकीय पदार्थ से अभिक्रिया करके उसे उदासीन कर देता है और हटा देता है। जब उदासीन हो जाएगा तो इसको जब हम पानी डालेंगे तो बाहर हो जाएगा ना, हट जाएगा, जिससे तांबे के बर्तन चमकने लगते हैं। इसीलिए खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में प्रभावी हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातुओं में विभेद करना है, धातु एवं अधातुओं में अंतर बताना है रासायनिक गुणधर्मों के आधार पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला उत्तर हो जाएगा, इसका पहला हो जाएगा अंतर, ये अपचायक होती हैं, धातुएं अपचायक होती हैं जबकि अधातुएं
उपचायक होती हैं। ठीक है, दूसरा हो जाएगा इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और इनके ऑक्साइड धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं अथवा उदासीन होते हैं। तीसरा अंतर हो जाएगा धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके प्रायः हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं, जबकि अधातुएं अम्लों के साथ क्रिया ही नहीं करती हैं। ठीक है, चौथा हो जाएगा ये विद्युत की धनात्मक होती हैं ना, पॉजिटिव होती हैं, जबकि अधातुएं विद्युत की ऋणात्मक होती हैं। ठीक है ना, निगेटिव होती हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 15। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बन के जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषण में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है, जिसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसको हम लोगों ने देखा है, हमारे घरों में प्रायः ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति आते हैं लुटेरे टाइप के, है ना, वो सुनार बन के आते हैं और क्या बोलते हैं, महिलाओं से, खास तौर पे जो घर में अकेली महिलाएं रहेंगी उनसे बोलेंगे कि अपने सारे पुराने आभूषण लेके आओ और उसको साफ करने के लिए कोई एक एक पात्र में कुछ डाल देंगे, है ना, कुछ एक बिलियन डाल देंगे, कोई पाउडर डाल देंगे, है ना, और उसमें फिर क्या करेंगे, उसके बाद उसमें उस उनके गहनों को, जेवर को डालेंगे। उसके बाद वो कुछ टाइम बाद एकदम चमकने लगता है ना। लेकिन जब कुछ देर हो जाती है तो उसमें पता चलता है कि उस सोने का अथवा जो हमारे जेवर थे उसका वजन क्या हो गया है, एकदम से घट गया है, कम हो गया है ना, हल्का हो गया है। मतलब क्या हुआ, उसका सोने की कुछ मात्रा क्या हो गई है, सोने की मात्रा या अथवा जो जेवरात थे उसकी मात्रा क्या हो गई है, उस विलयन के द्वारा क्या हो गई, अपक्षेपित कर दी गई है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा, हाँ बता सकते हैं, वह विलयन एक तीव्र विलायक है जो सोने को अपने अंदर घोल लेता है। उसका नाम क्या है, अम्लराज। अम्लराज है जो कि सोने को अपने में घोल लेता है, अम्लराज या एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या होता है, HNO3 और HCl, है ना, इसका मिश्रण होता है एक्वारेजिया। HNO3 प्लस 3HCl का मिश्रण होता है एक्वारेजिया। अम्लराज ये सबसे तीव्र अम्ल होता है, ये सोने को घोल लेता है। ठीक है, सोने और चांदी के गहनों को ये घोल लेता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 16। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं। ठीक है, तो गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का तो उपयोग होता है लेकिन इस्पात का नहीं होता है, इसका कारण बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा तांबा इस्पात से कहीं अधिक ऊष्मा का चालक होता है ना, ऊष्मा का अच्छा चालक होता है तांबा, इस्पात की अपेक्षा बहुत अच्छा चालक होता है। इसीलिए गर्म पानी के टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं होता है ना, क्योंकि तांबे में क्या होगा, जल्दी गर्म हो जाएगा, जबकि इस्पात के बर्तन में जल्दी गर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था। प्रश्न 16 प्रश्न है इसमें। आप लोगों ने, आशा है कि इसको देखा होगा, वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे, इसके उत्तर आप लोग लिख लेंगे। चलिए ठीक है, फिर इसमें केवल 16 प्रश्न हैं और इसके आंसर हम लोगों ने देख लिए हैं। इसके उत्तर आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख लेंगे, लिख लेंगे और उसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आगे अगले प्रश्नों के उत्तर के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।